हेलो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त फिर से एक बार मनीष जुड़ रहे हैं, जो कि बिहार, जैसा कि आप सबको पता है कि इन्होंने बिहार पीसीएस में अपने पहले ही अटेम्प्ट में बहुत ही कम उम्र में 262वीं रैंक हासिल की थी। और पिछला इनका जो वीडियो है उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से बिहार पीसीएस की तैयारी करें, कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें। लेकिन आप लोगों के लगातार क्वेश्चंस लगातार आ रहे थे कि सर कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करें। और दूसरा क्वेश्चन कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है मनीष ने किस तरीके से बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से तैयार किया, जिससे कि ये बिहार बीसीएस में अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस इन्होंने गेन कर ली। तो ये दो क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर ये क्वेश्चंस मनीष सर से जरूर पूछिए। तो इसी वजह से मैंने मनीष जी को इनवाइट किया है फिर से एक बार। तो स्वागत है मनीष आपका मेरे इस चैनल पर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। जी, तो सबसे पहला तो मनीष, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार पीसीएस में आपने पहले अटेम्प्ट में 262वीं रैंक हासिल की, और इस वक्त आप जो है वो पोस्टेड हैं बिहार सेवा में। तो एग्जैक्टली ये पहले बताएं कि कैसे आपने मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी की। और आपका मैंने जहां तक सुना है, जैसा पिछले वीडियो में मेरी बात हुई थी, अगर जिन लोगों ने पहला वीडियो मनीष का नहीं देखा है वो ऊपर दिए हुए आई लिंक पर बटन दबाकर उसको देख सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो है मेंस में बहुत स्ट्रांग है, आप खुद कहते हैं कि मेरा मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो बिहार पीसीएस को लेकर हो या यूपीएससी को लेकर है हो। तो किस तरीके से आप मेंस की आंसर राइटिंग इन जनरल कैसे तैयार करते हैं? हर पेपर में मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करते हैं, क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि वो बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट की सहायता से सेल्फ प्रैक्टिस करके बेहतर कर सके? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी प्रीलिम्स का मतलब रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। आंसर की एक पहला वाला आ चुका है बीपीएससी के तरफ से, और सेकेंड आंसर की में कुछ 2-4 बदलाव ही होंगे। तो जिनको भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए मेंस का प्रिपरेशन। रही बात, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा है 2-4 मार्क्स से रुक रहा है, तो वो भी मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दो चीज, आइदर हो सकता है कि 2-4 मार्क ऊपर नीचे होके आपकी रिजल्ट आ जाए। अगर आप रिजल्ट तक का वेट करोगे तो आप भीड़ से पीछे हो जाओगे, क्योंकि बच्चे तो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जिनका 100+ आ रहा होगा, तो उनसे आप ऑलरेडी पीछे हो जाओगे, यानी कि रिजल्ट के लिस्ट से बाहर हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आपको आगे तो देना ही है, 67 बीपीएससी दोगे। तो अगर आप मेंस अभी से क्लियर करके रहोगे, अभी क्योंकि 2-3 महीना मेंस करोगे, उसके बाद फिर प्रीलिम्स में आपको लगना होगा 2 महीने बाद, तो अभी से मेंस की प्रिपरेशन करके रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रीलिम्स में। और दूसरी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिक्टो मेंस के क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं, जैसे संथाल रिवोल्ट के कौन कौन से मेन लीडर्स थे, मुंडा रिवोल्ट का मेन लीडर का नाम क्या था, तो या फिर 1857 में बिहार के लीडर कौन थे। ऑब्वियसली वीर कुंवर सिंह सभी जानते हैं, मगर जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो कुछ 2-4-5 क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे प्रीलिम्स में। वो प्रीलिम्स भी हेल्प करेगा और आपको मेंस में भी हेल्प करेगा फाइनल रिजल्ट लाने में। तो सबसे पहला सेशन रखते हैं यही कि जीएस इन जनरल, जीएस मेंस को कैसे आप लोग टैकल करोगे। तो देखिए, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में, जीएस में, मगर आंसर राइटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके कंटेंट पे आपकी कमांड होगी। जैसे कोई एक टॉपिक है, जब तक आपको उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसकी आंसर राइटिंग कर नहीं सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो गया, आज फ्रॉम डे 1 आप लिखना चालू कर दो, टेस्ट लिखना चालू कर दो। आप टेस्ट लिखोगे नो डाउट, और आपको लिखना भी पड़ेगा, मगर जब तक आपको आपके कंटेंट्स पे कमांड नहीं होंगी तब तक आप वो उस टेस्ट में सक्सीड नहीं कर पाओगे, या आंसर राइटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी आपकी। तो जैसे कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए ड्राफ्ट पिक किया है। जीएस में 4 सब्जेक्ट है जिसपे थ्योरी पे आपको कमांड करनी होंगी: हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स। चारों को देखा जाए तो चारों में लगभग हिस्ट्री में 20-22 टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटी में 15 से 20 टॉपिक्स होते हैं, साइंस एंड टेक में 10 से 12 टॉपिक, और इकोनॉमिक्स में वही 10-15 टॉपिक हो गया।
वही टॉपिक कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है अगर बीपीएससी की बात करें, या फिर इन टॉपिक्स पे अगर आपका कमांड हो जाएगा तो कोई दूसरा टॉपिक भी आपसे पूछा जा रहा है तो आप दूसरे टॉपिक पे भी अपना कमांड हासिल कर सकते हैं, वहां पे आप चोक नहीं करोगे। तो चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर तो जाना ही है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्या किया। आप जब जीएस मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, मैं कोई एक सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, पिछले बार मैंने हिस्ट्री को लेके चला था तो इस बार मैं पॉलिटी को लेके चल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए आप पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको पता चलेगा कि 10 से 15 टॉपिक्स आपके पास आएंगे। गवर्नर आएगा, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, इमरजेंसी आएगी, प्रेसिडेंट रूल आएगा। ये सब कुछ टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट करते हैं। चीफ मिनिस्टर आ गया, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आ गए, रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर हो गए। ये सब कुछ ब्रॉड टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स पे जब आप अपना कमांड हासिल कर लीजिएगा तो बाकी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं स्टार्ट करता हूँ गवर्नर से, ठीक है। अब यदि पॉलिटी में आप स्टार्ट करने गए और गवर्नर का टॉपिक उठाया, लोग को लगता है कि पॉलिटी का सबसे मेन बुक लक्ष्मीकांत होता है। नो डाउट लक्ष्मीकांत होता है, मगर वो प्रीलिम्स तक, मुझे लगता है कि वो प्रीलिम्स तक ही कन्फाइंड है, मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। अब रोल ऑफ गवर्नर में आप लक्ष्मीकांत से क्या उठाओगे? कुछ आर्टिकल उठाओगे कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, कुछ एग्जांपल्स है कि कहाँ गवर्नर और सीएम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मगर वो सब थिंग्स ऑफ पास्ट हो गए। आपको प्रेजेंट सिनेरियो में देखना है, तो उसके लिए आपको पेपर्स पढ़ने होंगे, आपको करंट से अपने आप को अपडेट करना होगा। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों में पॉलिटिक्स रग रग में बसती है, तो जब आप न्यूज सुनते हैं, जब आप पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ गवर्नर कैसे रोल प्ले कर रहा है। कुछ दिन पहले, और उसमें खुल के लिखिए, इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है कि हाँ ये पॉलिटिक्स हुआ तो इस गवर्नर को कैसे लिख दें, ये पार्टी से अलाइन रहा टीचर, तो लोग डरते हैं, अक्सर लोग डरते हैं। लेकिन आप खुल के लिखिए कि महागठबंधन का रोल था, जब वो महागठबंधन ब्रेक हुआ तो गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया, उन्होंने कोलिशन को बुलाया। आप पार्टी का नाम मत लिखिए, आप अलायंस का नाम लिख सकते हैं, राइट। आप लीडर्स का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप अलायंस का नाम लिख सकते हैं, पार्टी का नाम भी बहुत हद तक लिख सकते हैं। जैसे महागठबंधन ब्रेक हुआ तो हम सभी जानते थे कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर जेडीयू प्लस बीजेपी का जो अलायंस हुआ था, एनडीए का अलायंस, उनको गवर्नर ने बुलाया, इनवाइट किया, तो इसके लिए विवाद हुआ। और इस विवाद को आप खुद से लिख सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग, यदि आप फिर भी और सेफ खेलना चाहते हैं, आप आरजेडी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप खिल के लिखिए कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑन वन हैंड, द गवर्नर इनवाइटेड द कोलिशन ऑफ जेडीयू प्लस बीजेपी। हाँ, लास्ट में कंक्लूजन में अपने आप को शिफ्ट कर दीजिए कि गवर्नर का डिसीजन ठीक था। कैसे ठीक था? ऑल्दो द गवर्नर डिडंट इनवाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट रूल क्या कहता है कि अगर कोलिशन है और कोलिशन मेजोरिटी प्रूव कर देता है तो आप गवर्नर के डिसीजन को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हो। तो कोलिशन ने प्रूव कर दिया, असेंबली में कोलिशन ने अपनी मेजोरिटी साबित कर दी और वो गवर्नर का ओके हो गया डिसीजन। तो आपको अंत में कंक्लूजन में धीरे से चुटके से 1-2 लाइन डाल देना है। मगर हाँ, जो भी टॉपिक्स होंगी, खास करके पॉलिटी के टॉपिक्स, तो उसके लिए आप कंटेंट तैयार कीजिए। कंटेंट में इंट्रोडक्शन में आप लक्ष्मीकांत वगैरह का उठाइए, बट जो बॉडी रहेगा वो आप पेपर से लोगे, पेपर के कटिंग से, या जो आपने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, 5-6 एग्जाम्पल्स हो गए। और कंक्लूजन फिर अपने आप जब लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कंक्लूड कर जाओगे। ये नंबर 1। और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, दूसरी है कि डेली एक एक टॉपिक को उठाइए। जैसे मैंने कहा कि 15-15 यदि तीनों चारों में है तो 15 चौका 60 हो गया। टोटल आपके 60 टॉपिक्स हैं। तो आप डेली यदि एक एक टॉपिक, या आप बहुत सीरियस कैंडिडेट है, आप डेली 2-2 टॉपिक उठाते हैं, तो आपका 30 दिन में तो आपका 60 टॉपिक हो गया। उसमें भी मैं 10 दिन और आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि चलिए 10 दिन और हो गए, आपने बहुत अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर किया। तो अब आप अगर मेहनती बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में आप 2 क्वेश्चन का भी कंटेंट तैयार नहीं कर सकते। आप खुद से पूछिए ना, एक दिन में क्या आप गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के ऊपर 2-2 पेजेस के कंटेंट नहीं तैयार कर सकते? हर कोई कर सकता है। एक दिन में हिस्ट्री के 2 कंटेंट आप तैयार नहीं कर सकते? 1857 का रिवोल्ट, 1942 का रिवोल्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और 1857 रिवोल्ट, दोनों का आपको 3-3, 4-4। लेकिन हाँ, जब आप कंटेंट तैयार करोगे, यू विल हैव टू गिव टाइम ऑन दिस।
ये नहीं कि आपने 87 लिखा, 1857 लिखा, अच्छा स्पेक्ट्रम के 4 पेजेस हो गए, अच्छा इससे तो हो गया, चारों पेजेस को आपने स्टक कर लिया और आपके हो गए। वैसे नहीं, आपको टाइम देना होगा। एक क्वेश्चन को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, अगर आप सीरियसली उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। कैसे करते हैं हम लोग, कोई खाना पकाते हैं तो बहुत शौक से बनाते हैं उसको, और जब चीजें शौक से बनती है तो उसमें टाइम लगता है। अच्छे हैंडराइटिंग से, अच्छे पेन से, पेन के डिफरेंट डिफरेंट कलर से अच्छे से 2-3 पेजेस लेके और एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक को दे करते जाइए। और मुझे नहीं लगता कि 40 से 50 दिन बहुत हो गए और उसमें आपका सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा जीएस का। छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलिए, बस इसमें आपके जीएस के सारे हो जाएंगे। रही बात स्टेट की और करंट अफेयर की, स्टेट के लिए आप प्रीवियस 5 ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कहीं से, और उसी को 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए, बाकी और कहीं बुक के पीछे मत दौड़िए, आपका स्टेट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए 10 से 15 टॉपिक्स होंगे, एग्जाम के समय सर भी बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, और बहुत सारे सोर्सेस और होते हैं, और उस टॉपिक पे आपका कमांड होना चाहिए, आपके आंसर्स हो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा मनीष, ये बताइए कि जैसे ये आपने बताया कि कुछ कुछ टॉपिक हैं बिहार पीसीएस को अगर लेकर, मींस की आंसर राइटिंग के लिए कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, उसे अगर हम तैयार कर लें तो ओवरऑल जो है उसी में से घूम फिर कर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आपने भी बताया। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स क्या आपके पास होंगे या आप उसको बता सकते हैं, जिससे कि एक मतलब एक आइडिया मिल जाए लोगों को कि अगर ये टॉपिक अगर हम कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन बोला था आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बार बार पढ़ोगे, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ आज से यदि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 1 हफ्ते तक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और सिलेबस पढ़िए, आपको कंटेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है 1 हफ्ते तक। ये दोनों पढ़ते जाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 1 नंबर 2 कि कभी कभी हो सकता है कि इन सब टॉपिक्स के अलावा भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, मगर जब आप 10 क्वेश्चन लिखे रहोगे ना, जब आपके पास 10 क्वेश्चन के ऊपर कमांड होगा तो 2 क्वेश्चन अपने आप वहां आ जाएगा। आपको कम से कम आपको पता तो है कि इंट्रो कंक्लूजन लिखना कैसे है, बॉडी कैसे लाना है, तो अपने आप आपका दिमाग ब्रॉड हो जाएगा। आप इतने आंसर राइटिंग कर चुके होगे डेली बेसिस पे 1-2 करके, कि आपको अपने आप वहां जो क्वेश्चन नहीं भी आपने किया होगा वो क्वेश्चन के आंसर भी आ जाएंगे। ओके, मतलब आपका कहना है कि ये जो टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, जो मोटे मोटे बेसिक टॉपिक हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर बिहार पीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछता है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और अगर वो क्वेश्चन आपने एक बार कर लिए तो उससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन अगर होगा तो वो भी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं से वही पेपर में घूम फिर कर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। और अगर नया भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं से उसे रिलेट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि मेंस के एग्जाम देने से पहले अगर आप प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें, और उनमें एक तरीके का एक कैटलॉग बना लें कि देखिए ये टॉपिक हिस्ट्री के हैं जो बार बार पूछे गए हैं, ये हमारा इसका आंसर राइटिंग तैयार होना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनका आंसर मुझे तैयार होना चाहिए, और इसी तरीके से साइंस का ही इसी तरह। फिर उसके बाद में लास्ट समय पर आप क्या करिए, करंट अफेयर और जो भी समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उनके साथ उसको जोड़कर देख लीजिए, और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में आप उससे आंसर लिख सकते हैं। मनीष, शायद आप यही बात कहना चाह रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और मनीष है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंस में जैसे राइटिंग बार बार कहते हैं, अब राइटिंग अगर मान लीजिए कोई चेक कराने वाला नहीं मिल रहा है, मुझे कोई चेक करने वाला नहीं मिल रहा है कि मेरी क्वेश्चन कौन चेक करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का, आपका जो प्रीवियस इंटरव्यू था, प्रीवियस जो हम लोगों का पॉडकास्ट था, उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि सर हमारे पास कोचिंग करने का पैसा नहीं है, हमारे पास टेस्ट सीरीज करने का पैसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे गाइड नहीं है। तो अगर कोई बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहे तो कैसे वो सेल्फ असेसमेंट करे कि उसके आंसर सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में लिखे जा रहे हैं, उसके लिए कोई तरीका? सबसे पहले तो अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आंसर लिखते समय ही आपको पता चल जाता है कि आप उसको अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बचपन से देखते आए हैं, 10th में लिखा है आपने, 12th में लिखा है, ग्रेजुएशन में लिखा है, लिखते समय आप पेज पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि हाँ ये मेरा अच्छा लिखा हुआ है और ये मेरा बुरा लिखा हुआ है।
सेकेंड पॉइंट, जब भी कोई टॉपिक्स होते हैं तो उसके ब्रॉड एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं, अगर ज्योग्राफी की बाद में बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करते हैं। 1857 रिवोल्ट को लेके चलता हूं, अगर ये एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है। तो 1857 रिवोल्ट आपने जब छुआ उसको, तो उसमें आपको दिखना चाहिए कि आपके पास हर पहलू होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार मतलब इम्प्रेस करता हूँ कि आप बार बार कंटेंट बनाइए। कंटेंट में एक तो आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो 1857 के इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, कहाँ से चालू हुआ, उसके हल्का सा बैकग्राउंड हिस्ट्री कि कहाँ से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, ये हो गया। अब कहाँ, कैसे, कब तो हो गया, कहाँ में और कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं कि हाँ दिल्ली में ये था, लखनऊ में ये थे, कानपुर में ये थे, बिहार में ये थे, ठीक है, मेन मेन लीडर्स आ गए। अब चूंकि आप बीपीएससी लिख रहे हो तो वीर कुंवर सिंह को जैसे भी लाना है और उसी पे क्वेश्चन ज्यादा फोकस रहता है। अब वीर कुंवर सिंह पे आए तो वीर कुंवर सिंह पे एक अलग टॉपिक बनेगा, वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़े, यही जैसे वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से स्टार्ट किया, आरा से स्टार्ट किया, उसके बाद कहाँ गए, पटना में गए, उसके बाद उनकी पूरी जर्नी कहाँ कहाँ हुई, उन जर्नी के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये बॉडी हो गई आपकी, इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे स्टार्ट हुआ, एक पैराग्राफ में क्यों स्टार्ट हुआ, सिपाही में नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, वीर कुंवर सिंह का रोल, ये सब आपका बॉडी हो गया। कंक्लूजन में उससे क्या आउटपुट, हमेशा ये चीजें लिखिए आप कि उससे आप क्या आउटपुट मिला, उस मूवमेंट का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो 1 2 3 4 बहुत सारे आउटपुट रहते हैं, उस वैसे ही संथाल रिवोल्ट का आउटपुट रहेगा, वैसे मुंडा रिवोल्ट का आउटपुट रहेगा। तो आप उसका आउटपुट लिखिएगा, आउटपुट आपके कंक्लूजन में आएगा। और लास्ट में तो ये तो क्लियर है, वो एक लाइन फिक्स रहता है कि ऑल्दो ये इस मूवमेंट के इमीडिएट बाद तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं मिल पाया, बट ये मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वैसे ही कोई आप लीडर के बारे में लिख रहे हैं तो हालांकि वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी, पर वो हमारे सीने में अभी तक जीवित हैं। तो ये सब पेटेंट लाइन होती है, हिंदी में या इंग्लिश में पेटेंट लाइन है। संथाल रिवोल्ट हो गया, मुंडा रिवोल्ट हो गया, ऑल्दो ये ट्राइबल रिवोल्ट था जिसको सप्रेस कर दिया गया, मगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बीज कहीं ना कहीं इन्होंने ही बोया था, ट्राइबल लोगों के द्वारा ये बीज बोया गया, जो अंत में गांधी जी के द्वारा भारत को आजादी के रूप में दिलाया गया। ऐसे करके ये सब फिक्स है, ये सब पेटेंट है जो आपको हर फ्रीडम स्ट्रगल में डालना है, हर ट्राइबल मूवमेंट में डालना है। तो हमेशा बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे कमांड कीजिए क्या क्या चीज हुआ है। वैसे ही 1840 से 1942 का रिवोल्ट हो जाएगा, वैसे ही 1931 का होगा, इसी प्रकार से आपका पॉलिटी में हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाए और कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उन टॉपिक्स को निकाला जाए जो कि एग्जामिनेशन में आपसे बार बार बिहार पीसीएस में पूछे जाते हैं। मनीष बहुत एक्सपीरियंस हैं और इन्होंने जो भी हासिल किया है वो बहुत ही मेहनत से और खुद सीख सीख के हासिल किया है। और सबसे और ये तो आपको पता ही है कि पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने 262वीं रैंक हासिल की, कई इंटरव्यूज दे चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली और भी अच्छी सेवा में ये चयनित हो जाएंगे। तो और अब ये यूपीएससी की बुरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष जी आपके यूपीएससी के रिजल्ट के लिए और साथ ही साथ बिहार पीसीएस में और भी अच्छी रैंक हासिल करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को किस तरीके से बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से कैसे मनीष ने तैयार किया और कैसे मनीष की तरह आप भी क्या क्या करें जिससे कि ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है तो बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद के आप कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को तैयार करके बीपीएससी में बहुत ही अच्छा कर पाए, यूपीएससी में बहुत ही अच्छा कर पाए और साथ ही साथ अपने आप और चयनित हो पाए, इस एग्जाम्स में चयनित हो पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।